नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया है, जिस पर ईरान का भी जवाब आ गया। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी मिसाइलों से दहला दिया है। मौजूदा हालात में पश्चिम एशिया में एक बार फिर खतरनाक जंग की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट और पुलों पर नए हमलों का आदेश देने की बात कही है। ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा सील कर दिया। ईरानी सेना IRGC ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी जहाज अपने लंगर से बाहर ना निकले। हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान में अमेरिका ने फिर शुरू की जंग? क्या पश्चिम एशिया में बिगड़ने वाले हैं हालात? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। आग लगाने की कोशिश की तो बुरा होगा अंजाम। इजरायल और ग्रीस पर भड़का तुर्की। साइप्रस को लेकर बढ़ा तनाव। ताइवान ने चीन को दिखाई ताकत। पहली बार बीजिंग की तरफ पानी में दागे रॉकेट। क्षेत्र में बढ़ा तनाव। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना का जुल्म। विरोध में सड़कों पर उतरे 1.5 लाख कश्मीरी। पाकिस्तान सरकार की बड़ी मुश्किलें। और चलते चलते में देखेंगे पाताल में दबा मिला एक पूरा देश। यहां का सूरज भी अलग, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटिश पीएम की कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर जासूसी कर रहा था चीन। पूर्व राजनयिक चार्ल्स के दावे से मचा हड़कंप। संसदीय समिति के सामने उठा मामला। अरबपति कारोबारी बिल गेट्स ने माना जेफरी एप्स्टीन से मिलना थी गंभीर गलती। सांसदों के सामने दी गवाही। अमेरिका के कुख्यात अपराधी एप्स्टीन के साथ तस्वीरें सामने आने से मचा हुआ है बवाल। फिलीपीन में 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद आए 2100 आफ्टर शॉक्स। 45 लोगों की मौत, 35,000 बेघर और हजारों घायल। 29 सड़कें और 11 पुल तबाह। दहशत में लोग। हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी की पासपोर्ट रैंकिंग। 192 डेस्टिनेशन में वीजा फ्री पहुंच के साथ सिंगापुर ने फिर किया टॉप, जबकि भारत 78वें से फिसलकर 81वें रैंक पर पहुंचा। वहीं 101वें स्थान पर रहा पाकिस्तान। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं और ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच डील की उम्मीद पूरी तरह से टूटती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य निगरानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। सेंटकॉम ने कहा कि फिलहाल ये ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अमेरिकी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए 37 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के साथ स्मार्ट बमों का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 और F-15E से भी कई हमले किए गए। ईरानी मीडिया ने बताया कि दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सीरिक शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी हमला पूरा हुआ उसके बाद ईरान का पलटवार भी शुरू हो गया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े पर ड्रोन हमला बोला। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने IRGC के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के 18 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गैर कानूनी रूप से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल टैंकरों पर भी हमला किया गया। जॉर्डन में भी अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला हुआ है। करीब 1 दर्जन मिसाइल और कई ड्रोनों से ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया है। इसके बाद यहां से जबरदस्त धुआं उठते दिखाई दिया। ईरान के पलटवार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और अब उन्होंने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरानी बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले के आदेश देने के बहुत करीब हूं। अगर राजनयिक प्रयास विफल रहे तो अमेरिका अपना सैन्य अभियान और तेज कर देगा। मैं आगे भी जारी रख सकता हूं। उनके पास समझौता करने और बच निकलने का मौका था, लेकिन अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि मैंने एक ऐसे समझौते पर बातचीत करने में बहुत समय लगा दिया जो ईरान के लिए बेहद फायदेमंद होता, लेकिन अब उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान सिर्फ बातें करता है, कार्रवाई नहीं। मध्य पूर्व का दादागिरी करने वाला देश अब खत्म हो चुका है।
ट्रंप का यह बयान उनकी बौखलाहट और बेचैनी दोनों को ही दिखा रहा है, क्योंकि वो लगातार इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने सीज फायर को तोड़ा है, इसलिए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। इस जलमार्ग से तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही बंद रहेगी। ईरान के इस ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत 2% तक बढ़ गई है। इस बीच ओमान तट पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता बताए जा रहे 3 भारतीयों की मौत की खबर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से इसे लेकर अमेरिका से नाराजगी जताई गई, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसे अपने हमले पर कोई पछतावा नहीं है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि ओमान तट के करीब एक और भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। इस पर सवार सभी 20 लोगों को बचा लेने की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल अमेरिका के रवैये को लेकर भारत में चिंता देखी जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल पर भड़के तुर्की की। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने इजरायल ही नहीं बल्कि ग्रीस और साइप्रस को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने तीनों ही देशों को पूर्वी भूमध्य सागर में हालात बिगाड़ने की कोशिशों को लेकर धमकाया है और कड़े शब्दों में कहा कि हम देख रहे हैं कि पूर्वी भूमध्य सागर में खासकर साइप्रस द्वीप पर झगड़े की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। हम इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मैं ये बात बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं कि अगर पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और तुर्किश साइप्रस के लोगों के अधिकारों और कानूनी दावों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हमारा जवाब बहुत साफ और बहुत सख्त होगा। वैसे तो इजरायल और तुर्की के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार यह ताजा विवाद इजरायल, ग्रीस और साइप्रस के बीच बन रहे नए सैन्य और ऊर्जा ब्लॉक को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मान रहा है। और इसकी प्रमुख वजह है साइप्रस, जिसके लगभग 30% हिस्से पर तुर्की का कब्जा है। यानी दक्षिणी भाग साइप्रस गणराज्य है और उत्तरी भाग पर केवल तुर्की का कब्जा है। और ग्रीस पर साइप्रस की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दक्षिण यानी ग्रीक साइप्रस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है और ये यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। वहीं उत्तरी हिस्से को केवल तुर्की ही मान्यता देता है। अब आप समझ सकते हैं कि साइप्रस के साथ इजरायल और ग्रीस की बढ़ती नजदीकियां क्यों तुर्की की चिंता बढ़ा रही हैं। दरअसल एर्दोआन का मानना है कि इजरायल अब भूमध्य सागर में पैर पसार कर तुर्की को घेरने की साजिश रच रहा है और इसी को लेकर अपनी AK पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भूमध्य सागर खासकर साइप्रस द्वीप पर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और तुर्की इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने नाम लिए बिना ही ग्रीस और साइप्रस को भी धमकी देते हुए कहा कि कुछ छोटे गुट जिनकी महत्वाकांक्षाएं उनके आकार से कहीं ज्यादा हैं, वो ज़ायोनवाद के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका निभाते हुए इजरायल के अशांति फैलाने वाले अभियान में शामिल हो गए हैं। ये गुट इस क्षेत्र में महज हवाई किले बना रहे हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूं कि किसी को भी ऐसी जोखिम भरी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और तुर्की साइप्रस के लोगों के अधिकारों और कानूनों को खतरा होता है तो मैं चाहता हूं कि सबको पता हो कि हमारा जवाब बहुत कड़ा होगा। यानी एर्दोआन ने साफ कर दिया है कि उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने लेबनान में भी इजरायली हमलों का मुद्दा उठाया। पार्टी के सांसदों के सामने एर्दोआन ने कहा कि इजरायल जिस तरह सीरिया और लेबनान पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है और जमीनी हमले कर रहा है, वो अब तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा और सीधा खतरा बन गया है। इस पर इजरायल भी भड़क गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एर्दोआन के इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह दावा कर दिया कि यहूदी विरोधी तानाशाह एर्दोआन, जो कुर्द लोगों की बड़े पैमाने पर जान ले रहा है, हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, अपने ही लोगों पर जुल्म करता है और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालता है, वो आखिरी व्यक्ति है जो इजरायल को नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। इजरायल और दुनिया की सबसे नैतिक सेना IDF ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे, क्योंकि वे मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। अब जिस तरह इजरायल और तुर्की के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उसे लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले ही पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के टकराव के चलते तनाव बना हुआ है। ऐसे में एक और मोर्चा खुलना क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन और ताइवान के बीच बढ़ते टकराव की। तो चीन पहले से ही ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसमें अब ज्यादा वक्त भी लगने वाला नहीं है। इसके लिए चीन जंग की तैयारी शुरू कर चुका है।
ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 1 साल के अंदर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और यही कारण है कि ताइवान ने भी जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। जनता को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं सैन्य अभ्यास भी शुरू हो गए हैं और अब ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। उसने अमेरिका से मिले रॉकेट हिमार्स को चीन की तरफ दागा है। यह रॉकेट कुछ दूर जाकर समुद्र में गिर गया। यह पहली बार है कि सैन्य ड्रिल में ताइवान ने हिमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल चीन की तरफ किया है। ताइवान की यह सैन्य ड्रिल ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट के आसपास की गई। यह स्ट्रेट ही ताइवान को चीन से अलग करता है और यह तय माना जा रहा है कि जंग के दौरान यहां सबसे बड़ा टकराव हो सकता है। ताइवान की सैन्य ड्रिल में 155 mm होवित्जर तोपें शामिल रही। इनका मकसद चीनी हमले का जवाब देने का अभ्यास करना, तेजी से तैनाती और सटीक हमले की क्षमताओं को परखना था। अब यह बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने दिसंबर में एक बड़े हथियारों के सौदे के तहत ताइवान को 82 और हिमार्स सिस्टम बेचने की योजना का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल वॉशिंगटन ने इस पैकेज को रोक रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे। वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया था कि अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहना चाहिए। अगर अमेरिका ताइवान के साथ खुलकर आता है तब चीन और अमेरिका के बीच भी सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से ताइवान ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, खासतौर पर जापान की तरफ से जिस तरह से ताइवान को खुला समर्थन मिल रहा है, वैसे चीन जरूर इसे लेकर नाराज दिखाई दे रहा है और उसकी तरफ से ताइवान की सैन्य ड्रिल को भड़काने वाली कार्रवाई बताया गया है। इन हालात में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो कहीं उसका हाल भी अमेरिका जैसा तो नहीं हो जाएगा जैसा अमेरिका का ईरान जंग में हुआ है। ईरान जंग अमेरिका ने शुरू तो कर दी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि वो इस जंग को खत्म कर सके और इसी डर से चीन भी ताइवान पर हमला करने से फिलहाल बचता दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बढ़ते बवाल की। तो पीओके में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और अब तमाम प्रतिबंधों और नाकाबंदियों के बावजूद पीओके की जनता सड़क पर उतर आई है। 1.5 लाख कश्मीरी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर थामे प्रदर्शनकारियों के विशाल समूह रावलकोट, बाग, हटियानवाला, कोटली, मीरपुर, सुधनोती, धीरकोट, डडियाल और मुजफ्फराबाद की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। वैसे तो पीओके में लंबे वक्त से सरकार और जनता के बीच तमाम मांगों को लेकर गतिरोध बना हुआ है, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। आपको याद होगा 8 जून को मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर समेत कई शहरों में एक शोक सभा और विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसे लेकर वहां के लोगों में आक्रोश फैल गया है। पीओके के नागरिक संगठन संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अब जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा, पाकिस्तानी अधिकारियों ने राजद्रोह के आरोप लगाकर 4 प्रदर्शनकारी नेताओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया है। जेएएसी को तो पाकिस्तानी सरकार ने पिछले हफ्ते ही बैन कर दिया था, लेकिन सरकार की ये कार्रवाइयां लोगों को रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। खबर यह आ रही है कि भारी दमन और गोलीबारी के बावजूद 1.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी रावलकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। रावलकोट में इकट्ठा होने के बाद यह जनसमूह मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करेगा। प्रशासन के सामने 38 सूत्रीय मांगे रखी जाएंगी, यानी बिजली के भारी बिलों और बुनियादी सुविधाओं की मांग के साथ शुरू हुआ यह आंदोलन अब जन विद्रोह का रूप ले चुका है, जो पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में वहां बिगड़ते हालात भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की तमाम कोशिशें जारी हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ काटकर गिरा दिए गए हैं ताकि रास्ते ब्लॉक हो जाएं और प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाएं। अतिरिक्त सेना के जवानों की तैनाती भी की जा रही है, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका भी लगा है। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सवार सभी 21 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है।
इन हालात में अब क्या पाकिस्तान सरकार पीओके में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर पाएगी? क्या वहां शांति आ पाएगी? ये सवाल काफी अहम हो जाते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे बगैर धूप के भी चल रही दुनिया की। दरअसल हमारी पृथ्वी में जीवन के लिए सूरज की रोशनी का होना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी के बिना भी कोई दुनिया हो सकती है? वैज्ञानिकों ने अर्जेंटीना के पास अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक ऐसी ही दुनिया खोज निकाली है। इसे देखकर वो खुद दंग रह गए। यहाँ समुद्र की गहराई में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, वहां मूंगे की एक विशाल चट्टान मिली है। इसका नाम बेथेलिया कैंडिडा है। यह इलाका आकार में वेटिकन सिटी जितना बड़ा है। आमतौर पर मूंगे उथले और गर्म पानी में होते हैं, लेकिन ये मूंगे तो बर्फीली गहराई में दबे हुए हैं। अंधेरी दुनिया में खाने के लिए सूरज की रोशनी नहीं होती। यहाँ जीव केमोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा बनाते हैं। वो पानी में मौजूद केमिकल्स, गैसों और ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ केकड़े, ऑक्टोपस और रहस्यमयी जेलीफिश का पूरा शहर बसा हुआ है। वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ और भी बेहद चौंकाने वाली चीजें मिली, जैसे वेल का कंकाल। समुद्र की 3890 मीटर की गहराई में एक विशाल वेल की हड्डियां मिली हैं, जो दशकों से छोटे जीवों का पेट भर रही हैं। इसके अलावा एक रहस्यमयी जेलीफिश भी नजर आई। वैज्ञानिकों के कैमरे में जॉइंट फैंटम जेलीफिश कैद हुई। ये 10 मीटर से भी लंबी होती है और किसी रहस्यमयी चीज की तरह पानी में तैरती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को कई नई प्रजातियां भी मिली। शोधकर्ताओं को यहां से ऐसे 28 जीव मिले हैं जिन्हें इंसानों ने पहली बार देखा है। ये कोरल रीफ समुद्र के ऊपर होने वाली हलचल से भी जुड़ा है। ऊपर मरने वाले जीवों के अवशेष धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जिसे मरीन स्नो कहते हैं। यही इस पाताल के शहर का भोजन है। सच तो यह है कि हम अंतरिक्ष की तो खूब बातें करते हैं, लेकिन हमारी अपनी धरती के समुद्र के नीचे अभी न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं जिनका सामने आना बाकी है। ये खोज साबित करती है कि प्रकृति के पास हमें हैरान करने के लिए अभी भी कितना कुछ है। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। कैसी लगी आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।